हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम दैनिक जो करंट अफेयर्स उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा संबंधी आंसर राइटिंग का भी प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर जो पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल @घटना सूत्र पे जाके। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं जो करंट अफेयर आधारित हैं, जिन पे हमें आंसर राइटिंग का आज अभ्यास करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत में हालिया इलेक्ट्रिक जो वाहन है, उसकी निर्माण नीति विदेशी निवेश को आकर्षित करने, घरेलू उद्योग वृद्धि को बढ़ावा देने के बीच संतुलन कैसे बनाती है? अर्थात भारत ने ईवी की जो पॉलिसी बनाई है, उसमें भारत विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर रहा है कि विदेशी निवेश भारत में आए, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ निवेश करें, ईवी को आगे बढ़ाएँ। लेकिन वहीं दूसरा भारत ये भी प्रयास कर रहा है कि जो घरेलू उद्योग है, वह भी समर्थन करे। इसके बीच बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, इसका एनालिसिस करना है। दूसरा, भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीयकरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? अर्थात जो लोकलाइजेशन उनके क्या चैलेंजेज़ है? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी भी आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि भारत ने हाल में जो भी पॉलिसी बनाई है, उसमें जिस तरह से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से जो स्थानीय निवेश है या घरेलू उद्योग वृद्धि उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। वहीं विदेशी निवेश में भी भारत ने बात की है कि जो नवीकरणीय जो क्षेत्र है और ईवी जो क्षेत्र, उसमें लगभग जो एफडीआई है उसको लगातार यहाँ पे बेहतर बनाया जाए, जिससे 100% जो एफडीआई यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। तो इस संबंध में भारत दोनों को यहाँ पे बैलेंस बनाने की दिशा में भारत यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। फिर इसके बाद आप बता सकते हैं इनके बीच संतुलन किस तरह से भारत बना रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आयात को लेकर सरकार ने कहा कि 8,000 करोड़ जो इकाइयाँ हैं उनको रियायत दी है आयात के संबंध में। लेकिन भारत ने अगर आप देखें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं। खास तौर पे ईवी जो व्हीकल उसको बनाने के लिए। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कि और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके यहाँ पे, खास तौर पे जो ऐसे व्हीकल्स हैं उनको। तो इस तरह से भारत यहाँ पे हेल्प कर रही है। इसके अलावा सरकार है और जो प्राइवेट संस्थाएं वो मिलकर यहाँ पे प्रयास कर रही हैं, जो तकनीकी सहायता है वहाँ पे ऐसी कंपनियों को दी जा सके जो ईवीज को बना रही हैं। ये सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है। विनफास्ट द्वारा तमिलनाडु में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे वैश्विक जो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो उसका ट्रस्ट है उसको यहाँ पे दिखा रहा है कि भारत में कितना ट्रस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस संबंध में आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आप यहाँ पे चुनौतियां भी बताएंगे कि जो स्थानीयकरण है उसको लेके क्या चुनौतियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कच्चे माल पर निर्भरता। ईवीएस के जितने भी आइटम आप देखेंगे, या तो ताइवान से आयात किए जा रहे हैं, या तो अगर आप देखेंगे कि चाइना से आयात किए जा रहे हैं, जापान से आयात किए जा रहे हैं। जिससे क्या है, जो हम देखें जो पूरी तरह जो आत्मनिर्भर भारत है ना, या जो भारत से निर्यात करने का जो हमारा सपना है, भारत से जो बेहतर संबंध स्थापित करने जो सपना है, वो कहीं ना कहीं चैलेंज यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो कच्चे माल के संबंध में निर्भरता दिखाई देती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत में कमी दिखाई देती है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। पर्यावरणीय व अन्य अनुमति के संबंध में यहाँ पे चुनौती दिखाई देती है। वित्तीयन के संबंध में चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब सरकार को क्या किया जाना चाहिए? सरकार को बहु प्रमुख घटकों पर फोकस किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम में ईवीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में भी ईवीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेपरेट लोन का प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए, खासतौर पे बैंकों में, जिससे इनको लगातार यहाँ पे बढ़ाया जा सके। साथ ही सरकार को प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग से यहाँ पे मदद करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्रश्न क्रमांक 2 बात कर रहा है, जैव विविधता को जागरूकता के अभाव में बड़े पैमाने पर वनीकरण प्रयास भले ही वृक्ष आच्छादन बढ़ाएं, परंतु पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मकता को पुनर्स्थापित करने में विफल रह जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्या, इस कथन की विवेचना कीजिए, जैव विविधता की भूमिका को सफल पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन से स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि देखिए, वनारोपण चाहे पुनर्वनीकरण हो, भारत को जो एनडीसी है, भारत का जो टारगेट है, जिसमें भारत क्या करता है, बात करता है कि इतना हम यहाँ पे पर्यावरण के संबंध में ग्रीन जो एनर्जी उसके सोर्स को बढ़ाएंगे, साथ ही जो इन्वायरमेंट जो चैलेंजेस है, खासतौर पे कार्बन है, उसके एमिशन को कम करने की दिशा में जो हमारे प्रयास करेंगे, उस संबंध में परियोजनाएं जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता के बिना संचालित की जाती हैं। ये केवल सतही रूप से हरियाली बढ़ा सकती हैं। अगर आप देखेंगे लगातार आप एक ही टाइप के वन लगा रहे हैं, है ना? अब इससे क्या हो रहा है? इससे आप एक तरह के वन लगा रहे हो सकता है थोड़ा-सा हरा-भरा उत्पन्न हो, लेकिन इससे क्या हो, मोनोकल्चर यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है ना? इसके अलावा बहुत सारे आपने ऐसे प्रोजेक्ट सुने होंगे कि उसके बाद लिप्टस के बारे में आपने सुना होगा, लिप्टस पेड़ को लगाया गया था वनीकरण प्रोग्राम के तहत। अब पता चला कि बाद में कि लिप्टस क्या है, जल स्रोत से पानी बहुत ज़्यादा खींच लेता है, तो भूजल स्तर के लगातार इससे कम हो रहा था। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मोनोकल्चर अपनाई जाती है, एक चुनौती यहाँ पे हो जाती है। दूसरा, अगर आप देखें विदेशी जाति का आक्रमण यहाँ पे, विदेशी पक्षी गुजरात, तमिलनाडु में प्रोसोपिस जूलियोफोरा ने क्या किया, स्थानीय जो जैव विविधता है उसको नष्ट कर दिया। उसके बारे में आपने देखा होगा। जलकुंभी वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे। जल संकट, मिट्टी क्षरण को भी यहाँ पे चुनौती देखने को मिलती है। कार्बन भंडारण के संबंध में देखने को समस्या मिलती है। अब इसका महत्व देखें तो बारिश की लचीलापन को बढ़ाता है, रेजिलिएंट को जो हमारी व्यवस्था उसको बढ़ाता है, खाद्य श्रृंखला को समर्थन करता है, कार्बन अवशोषण को वृद्धि करता है, आजीविका को बनाए रखता है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे होती हैं।
हमारे कंक्लूजन में आप बता सकते हैं तो पारिस्थितिक रूप से ये जो वृक्षारोपण है एक तरह का वृक्षारोपण हानिकारक होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या डाइवर्सिफाई अपनाने की आवश्यकता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, जिससे जो चुनौतियां हैं उनको लगातार कम किया जा सके और पर्यावरण के संरक्षण को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये रहा। अब हम मेंस के जो प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न उसके संबंध में बात करें तो दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आईबीसी रूपरेखा दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण को ऋणदाताओं से लेकर देनदारों के हाथ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये सही है गलत इसके बारे में बताना है। यह एक समयबद्ध शोधन प्रक्रिया है जिसकी अधिकतम अवधि 330 दिन की है। इसके प्रावधान केवल कंपनियों पर लागू होते हैं, व्यक्ति और साझेदारी फर्म पर लागू नहीं होते। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है देनदारों के स्थान हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया, ये बात यहाँ पे गलत है। आईबीसी पूर्ववर्ती जो देनदार नियंत्रण मॉडल को उलटते हुए ऋणदाता नियंत्रण मॉडल को स्थापित किया। क्रेडिटर्स जो यहाँ पे जो नियंत्रण मॉडल यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, जैसे ही कंपनी कारपोरेट दिवालियापन या सीआईआरपी जो प्रोसेस है उसमें जैसे इंटर करते हैं तो जो कंट्रोल है प्रबंधन से सीओसी के पास चला जाता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जिसकी अधिकतम अवधि 330 दिन है, ये यहाँ पे सही है, तो इसकी अवधि 330 दिन है ना। फिर तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत, इसके प्रावधान केवल कंपनियों पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी के अलावा जो एलएलपीज हैं है ना, साझेदारी जो फर्म्स हैं उन पर भी यह लागू होते हैं। तो केवल दो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो मौद्रिक नीति के संबंध में बताना है आपको कि रेपो रेट में कटौती उधारी लागत में कमी आती है कि नहीं आती है, इसके संबंध में बताना है। दूसरा, सीआरआर में कटौती से वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता बढ़ती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। रिवर्स रेपो जनता को मिलने वाले ऋण की उपलब्धता बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंकों से पैसा आरबीआई के पास आ जाता है, और आरबीआई के पास पैसा आने से क्या होता है जनता के पास पैसा कम जाता है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कहीं ना कहीं जो क्वांटिटेटिव टूल उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट है ना, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे, तो उसके संबंध में यहाँ पे प्रश्न था। तीसरा प्रश्न बात कर रहे हैं ग्रुप सेवन G7 के बारे में बात कर रहे हैं कि G7 की स्थापना 1970 के दशक में तेल संकट में वैश्विक आर्थिक मंदी जवाब में की गई। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, एकदम सही है। ईयू को पूर्ण सदस्यता प्राप्त, यह एकदम गलत है। G7 द्वारा सभी निर्णय उसके सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, यह भी स्टेटमेंट एक तरह से आप देखें गलत ही है। ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, उसका सही आंसर होगा बी। फिर चौथा प्रश्न, हाल के पुरातात्विक निष्कर्ष में भारत के ऐतिहासिक अतीत को समझने में कैसे मदद की है, इसके संबंध में आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ए। ये कर प्रणाली भूमि अनुदान जैसी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, सही है। ये राजवंशों और शासकों की समय रेखा को सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद करते हैं, यह भी सही है। ये स्थापत्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की खोई हुई परंपराओं को उजागर करते हैं। तो 1 2 4 इसका यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न किसके बारे में है? एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोतों के संबंध में बताना है कि जो एएसडब्ल्यू है युद्धपोत प्राथमिक रूप से पनडुब्बी जैसे जल नीचे खतरों पर पता लगाने, उन्हें नष्ट करने तो सोनार टारपीडो का उपयोग करते हैं। उथले तटीय जल क्षेत्रों में ध्वनि हस्तक्षेप पर्यावरणीय कारकों के कारण इनकी प्रभावशीलता सीमित होती है। तीसरा, पनडुब्बी शिकार के अतिरिक्त ये पोत समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, तटीय सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाए, तो सही आंसर क्या होगा? बी। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।